नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो शिक्षा पर। मैं नितिका तिवारी हाजिर हूँ आप सभी के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन लेकर। और आपको जैसा कि पता है कि ये ईवीएस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज लिखा हुआ है, जिसे हम शॉर्ट में ईवीएस भी बोलते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का हम लोगों ने एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसी का पेडागोजी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन, हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने डिस्कस कर लिया था, 76 से डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया इन क्लास थर्ड अ टीचर जोसेफ वाइल टीचिंग द चैप्टर फूड वी ईट आस्क्ड स्टूडेंट टू डिस्कस व्हाट दे आर ईट स्टरडे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। तो इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है। फिर इस तरह से हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हम हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। हिंदी में दिया गया है कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? हमसे उद्देश्य पूछ रहा है कि इस तरह का डिस्कशन कराने के पीछे टीचर का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा। वो बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है, यही पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। तो इसमें पहला दिया गया है अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। तो साझा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं साझा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। तीसरा है संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। तो ये गलत है, क्योंकि संतुलित आहार की कहीं चर्चा नहीं है। और संतुलित आहार क्या है ये टीचर उनको खुद बताएंगे। जरूरी नहीं कि सबकी फूड डाइट में संतुलित आहार ही हो, सब लोग संतुलित आहार ले रहे हो। तो ये चर्चा नहीं है, वहाँ पे बच्चों को नहीं पता होगा कि संतुलित आहार क्या है। वो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, तो वो टीचर को बताना पड़ेगा। लेकिन डिस्कशन का उद्देश्य क्या है कि उन्होंने क्या क्या खाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है। फिर क्या है फोर्थ ऑप्शन, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। सामान्य और विशिष्ट की कोई ऐसी सच कोई नीड नहीं है उन्हें समझाने की। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, यही सही भी हो जाएगा कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। अब देखिए कैसे विविधता के पहलुओं को साझा कर रहे हैं बच्चे कि मतलब कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 30 बच्चे तो होंगे और 30 ने 30 तरह के का भोजन खाया होगा। तो इस तरह से टीचर उनको उनके बीच में क्या एक तरह की अवधारणा लेके आ रहे हैं सामने कि फूड भी कितना डाइवर्स है, कितने विविध तरह के फूड होते हैं। हर राज्य में अलग अलग तरह के भोजन खाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में मक्के की रोटी, घी, दही, मक्खन, ये सारी चीजें ज्यादा खाई जाएंगी। वहाँ राजस्थान पंजाब साइड ये लोग मतलब गेहूं मेन लोग का मतलब वो है, क्रॉप है। तो वो लोग रोटी मतलब खाना, जैसे हम लोग बोलेंगे चलो खाना खा लें, भोजन कर लें, तो उन लोग का सेंटेंस ही यही रहता है कि चलिए रोटी खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ रोटी प्रधान है। मतलब रोटी मेन फूड है, उन लोग का रोटी जरूर खाएंगे। इसी तरह से अगर आप इधर तमिलनाडु, केरल और ये साइड में देखेंगे, आंध्रा आंध्रा साइड में, तो यहाँ पे आपको चावल ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऐसी है। वहाँ पे वर्षा होगी और वहाँ पे नदियों का भी ज़्यादा है, मतलब नदियाँ भी ज़्यादा हैं, जिस वजह से वहाँ का ऐसा नेचर। या पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, यहाँ सब चावल ही आपको मिलेंगे। इतने चावल है कि वहाँ पे आप वहाँ की डिशेज हमेशा ये इडली, सांभर, वड़े, मतलब जो भी डिशेज मिलेंगी बेसिकली वहाँ पे चावल ही मिलेंगी। अब पश्चिम बंगाल में सब लोग बोलेंगे मच्छी भात खाया जाता है, तो मतलब वही वहाँ पे चावल और मच्छी ये सब खाई जाती है। तो वहाँ का मेन फूड है चावल। तो इसी तरह से हर जगह का अलग अलग है। अब अगर आप यहाँ पे केरल की बात करेंगे तो वहाँ सब भी अलग तरह का भोजन है। कश्मीर में अलग तरह का भोजन है। कश्मीर में अब मछली खाई जाएंगी, लेकिन वो किसमें, सरसों के तेल में तली होंगी।
केरल में खाई जाएंगी तो वो नारियल के तेल में तली होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ नारियल का उत्पादन अधिक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें। तो हर जगह का भोजन अलग अलग है, डाइवर्स है। तो ये डाइवर्सिटी दिखाने के लिए टीचर इस तरह का डिस्कशन करा रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी पे। सॉरी, ये आप लोग देख लीजिए, फिर हम आइए बढ़ते हैं हिंदी पे, हिंदी वालों के लिए। अ, एक मिनट। ये सारा हो गया है, ये पुराना, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ये पीछे चला गया है, तो ठीक है। हम किस क्वेश्चन पे थे? हम थे क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो आपने यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन देख लिया था, हम हिंदी पे पढ़ते हैं। ये कक्षा क्या दिया गया? कक्षा पांचवा 4 का 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी में जिसका उस कहानी है जिसमें उसका वर्णन है। वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ठीक है, आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, दर्शना की लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। ये नहीं है, गलत है ये ऑप्शन। दूसरा है, यह दर्शाना, दर्शना मैं बोल रही हूँ, दर्शाना लिखा है, सॉरी। दर्शाना की नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बालिका की कहानी दिखाई जा रही है तो महिला सशक्तिकरण के लिए ही दिखाई जा रही है कि महिलाएं भी सारा कुछ कर सकती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं है, ना उन्हें कमतर मानना चाहिए। तो इस वजह से ये महिला सशक्तिकरण का ही विषय है और इसी वजह से ये कहानी दिखाई गई है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 का ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी। ये हिंदी में दिया गया है। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? आइए ऑप्शन एक एक करके डिस्कस करते हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। अब यहाँ समानता कहाँ रह गई? अगर उनकी दादी जो है किसी और के यहाँ पे खाने पीने के लिए मना कर रही है, तो वो अगर अपने समान मानती होती तो वो अपने घर पे तो बच्चा खाता ही है, जैसे घर पे खा रहा है वैसे अपने फ्रेंड्स के घर भी कुछ खा पी ले रहा है या दूसरों के घर भी। तो वो अगर समान मानती तो मना नहीं करती, वो असमानता को बढ़ावा दे रही है, जिस वजह से वो बच्चे को मना कर रही है कि तुम किसी के घर कुछ भी खाना पीना मत। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, समानता तो है नहीं यहाँ पे। दूसरा क्या है, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। बिल्कुल सही है। वो अनिल को क्यों मना कर रही है कि किसी के यहाँ खाना पीना मत? क्योंकि वो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है। वो जाति में अपनी जाति के आधार पर वो भेदभाव रख रही है। आज भी आप देखते होंगे गांव क्षेत्रों में, विलेज एरियाज में ये ज्यादा है कि लोग कास्टिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बहुत स्तर, मतलब बड़े स्तर पे है कास्ट, मतलब कास्ट का इशू गांवों में। शहरों में ये कुछ कम हुआ है, लेकिन गांवों में अभी भी है कि मतलब लोग कास्ट के आधार पर, जैसे अगर नीची कास्ट है तो उनको जैसे उस तरह का सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। तो लेकिन इस तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी है। अगर आपके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, किसी ऊंची जाति के शरीर में अगर खून का संचार हो रहा है तो वो नीची जाति में भी खून का ही संचार हो रहा है, ना कि उनके अंदर पानी बह रहा है। वो अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो नीची जाति वाले भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो चीजें एक ह्यूमन के लिए नेसेसरी हैं करनी, वो सारी चीजें अगर ऊंची जाति वाले कर रहे हैं तो नीची जाति वाले भी वो एक मानवता के आधार पर जो जीवित रहने के लिए इसेंशियल कंडीशन है वो भी फॉलो कर रहे हैं।
तो इस आधार पे हमें भेदभाव किस आधार पे करें, क्योंकि भगवान ने सभी को समान बनाया है। अगर आप कुछ ऊंचा होते तो आप में कुछ एडिशनल ऐड भी तो करते भगवान, लेकिन कुछ ऐसा एडिशनल है नहीं आपके अंदर। जो 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 फंक्शंस एक ऊंची जाति के लोगों में होते हैं, वही सारे फंक्शंस एक नीची जाति के लोगों में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये मतलब बहुत गलत है कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। तो ठीक है ये इसमें, लेकिन आ जाएगा यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्पृश्यता को खत्म तो इतने सारे मूवमेंट्स हुए, रिवॉल्यूशंस हुए, गांधी जी ने कितना कुछ किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो ठीक है, होगा, मतलब धीरे 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 चीजें बदल भी रही हैं, ऐसा नहीं है उसी पे हम लोग कॉन्स्टेंटली खड़े हैं। प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन ठीक है धीरे हो रहा है, ये ज्यादा दुखद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पीयर असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब सहपाठी आकलन। तो आइए देख लेते हैं हिंदी में भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। तो सहपाठी द्वारा आकलन हो रहा है, ये कौन सा, फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है जो सहपाठी आकलन को परिभाषित कर रहा हो। पहला दिया गया, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। स्वयं के विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्वयं के आकलन। ये स्वयं के आकलन पर नहीं स्थिर होता, ये उनके सहपाठियों यानी कि उनके जो मित्र हैं, भाई बंधु है क्लास में, जो उन्होंने बना लिए होते हैं अपने फ्रेंड्स, उनके आकलन पर ये निर्भर करता है। इस वजह से ये पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, स्वयं के आकलन पर नहीं होता। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, ये भी नहीं है। उन मतलब उस पर यानी कि विद्यार्थी पर, वो कार्य कर रहा है तो उस विद्यार्थी पर केंद्रित है कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थी पर ये नहीं, जो है जो कार्य कर रहा है विद्यार्थी, उस पर ये केंद्रित नहीं है। ये केंद्रित किस पर है, उस विद्यार्थी के सहपाठियों पर केंद्रित है। तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों पर ही निर्भर है, लेकिन उस विद्यार्थी पर नहीं जिसका असेसमेंट हो रहा है, बल्कि उन विद्यार्थियों पर जो असेसमेंट कर रहे हैं, यानी उनके सहपाठी विद्यार्थी। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया, इन क्लास थर्ड चैप्टर वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपावली इज टू फोकस ऑन। फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है। फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आप लोग को ये जो कक्षा 3 के अध्याय 4 ये सब दिया जा रहा है, तो ये एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे 1 से 3 तक की, तो उसमें ये सारे रियल में चैप्टर्स हैं। तो उनमें दीपाली की कहानी, पीछे आपने देखा आलोक की कहानी, या जिनकी भी, तो इस तरह के सबके चैप्टर्स दिए गए हैं, और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मोरल मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हमारा होता है। आइए एक एक करके सभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, ये गलत है। इस तरह का कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई है इस चैप्टर में। चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। दूसरा क्या है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, बिल्कुल सही। ये जो जेंडर बायसनेस चलती है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो अवधारणा है समाज में, उसी को चुनौती देने के लिए ये चैप्टर बनाए गए कि कैसे लिंग के आधार पर घरेलू कामकाजों में भेदभाव किया जाता है, कि घर में अगर खाना बनाना लड़कियों का काम है तो लड़कियां ही करेंगी, लड़के कभी खाना नहीं बनाते घर में। तो इसी सारी चीजों को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या दिया गया है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुसार का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, आइए हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद कराते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या आ गया, याद।
मतलब मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, ये सारी चीजें अगर ऑप्शन में दिख रही हैं तो आप उस ऑप्शन को हमेशा क्या करेंगे, गलत काट देंगे। अगर निगेटिव आंसर पूछा है तब आप सही उसको लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव आंसर पूछा है तो ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं, जिस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। दूसरा क्या है, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहता है। ये गलत, ये भी गलत है। मौखिक प्रस्तुतिकरण शिक्षक छात्रों को करने को नहीं कहता है। तीसरा क्या ऑप्शन दिया गया, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहता है। अनुभव आधारित शिक्षा ना, तो यहाँ पे देखिए अनुभवों को एकत्र करने की बात हो रही है, इसी वजह से ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चल लेते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या दिया गया है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है, मतलब मानचित्र के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ए दिया गया, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। ये गलत है। जमीन से स्थान को नहीं देख रहा है, मतलब वो पूरा एक तरह से मैप ऐसा बनता है कि मतलब स्ट्रक्चर आपको पूरा वो दिखाई देता है। बी क्या है, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैप में आप देखेंगे, अगर आपने कभी मैप को देखा हो ध्यान से, तो वस्तुओं के लिए किसी मतलब कोई प्लेस है जहाँ मतलब घूमने फिरने वाला, या कोई झील, झरने, इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए, कोई हवाई अड्डा है, कोई बस स्टैंड है, सबको दर्शाने के लिए एक अलग अलग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा बी। सी क्या है, हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। तो वास्तविक दूरियां नाप कर तो दर्शाई जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है, अब जैसे जितनी दूर है अगर उतना पूरा मैप पे दर्शाने लगे तो मैप जितना बड़ा हो जाएगा, तो मतलब उसको हम कम करके दूरी उतनी ही लिखी होगी, लेकिन मीजरमेंट वही रहेगा। जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर लिख तो दिया गया, लेकिन क्या 500 किलोमीटर रियल में मैप पे दर्शाया जाता है, नहीं, उसको इमेजिनरी डिस्टेंस एक दर्शाई जाती है, जो बहुत छोटे में आ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी क्या है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है, यानी कि ऊपर की ओर होती है। तो ये बात भी सही है, मैंने आपको कई बार बताया है पेपर ही डिस्कस कराते हुए कि इधर क्या होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ होता है। नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे सबसे नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 83। 83 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ डिस्कस द इशू वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनी रीजन। आइए देखते हैं हिंदी में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें। तो पाठ्य पुस्तकें एक सही सोर्स नहीं है। वर्षा मतलब पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी आप ये देखेंगे, ये नहीं लिखा होगा कि वर्षा वर्षा के जल के अभाव से या जल के अच्छी वर्षा से कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके प्रभाव की चर्चा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी पाठ्य पुस्तक में। श्रव्य साधन, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्रव्य साधन एक टीचिंग एड है जो यूज होता है पढ़ाने में, तो ये मतलब सही ऑप्शन नहीं है कि इससे प्रभाव की चर्चा नहीं की जा सकती वर्षा के साधन, जल के साधन की। तीसरा है विश्वकोश। तो विश्वकोश तो एकदम गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक तरह से वर्ड के मतलब कंपाइलेशन है, ना कि ये जल के संबंध में कोई चर्चा को प्रमोट करेगा। चौथा क्या है, समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो बिल्कुल सही है। समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होती है, इसी में आता है कि कहाँ कहाँ सूखा ग्रसित है, कहाँ भारी वर्षा हो रही है, कहाँ पे जल की मात्रा कितनी है, इस पे चर्चा समाचार पत्रों में ही होती है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेशन टू द स्टूडेंट्स लर्निंग ईवीएस। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन।
विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के माध्यम संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, आइए एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान भरना होता है जो एक विद्यालय ही दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहले ये माना जाता था विद्यार्थी कोरे कागज के समान होते हैं जब वो आते हैं स्कूल में यानी विद्यालय में, लेकिन अब ये अवधारणा को खारिज कर दिया गया है। अब ये माना जाता है कि विद्यार्थी कोरे कागज के समान नहीं होते, क्योंकि जब वो विद्यालय आते हैं तो वो अपने साथ अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कुछ ना कुछ वो उनका जो सोशलाइजेशन हुआ है, प्राइमरी सोशलाइजेशन उनका उनकी फैमिली से जो भी हुआ है, वो सारे एक्सपीरियंस, वो सारे अनुभव और बहुत सारा ज्ञान निर्माण वो लोग कर चुके होते हैं उस पीरियड में। तो वो सारा कुछ वो विद्यार्थी क्या है अपने साथ स्कूल में लेके आते हैं, ना कि वो एक कोरे कागज होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिए, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान में हमेशा रखिए कि सभी विद्यार्थी एक समान नहीं है। किसी की सीखने की कैपेसिटी अच्छी है, कोई जल्दी सीख जाएगा, और कोई विद्यार्थी जिसे सीखने में कुछ समय लग सकता है। तो आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते कि अगर इस बच्चे को समझ आ गया है तो अगले बच्चे को भी समझ आ गया होगा। हमें सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी अपने आप में इंडिविजुअल है, सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस है सभी में। तो प्रतिक्रिया भी सबकी एक जैसी नहीं होगी। अगर किसी को समझ आ गया तो उसकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होगी, किसी को नहीं आया तो उसके मन में कुछ मिसकंसेप्शंस बनेंगे, भ्रांतियां होंगी, तो उन्हें हमें दूर करना रहेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारियों से ही प्राप्त होता है। ये गलत है। विद्यार्थी रैखिक रूप से नहीं सीखते हैं, वो मतलब इस तरह से उनका सीखने का कर्व चलता रहता है। विद्यार्थी रैखिक कभी नहीं सीखते, सीधी लाइन की तरह। ठीक है। चौथा क्या है, विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखने व प्रक्रिया अपने ढंग से देता है। बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शंस में जो दिया गया है उसी को ये चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया था, विद्यार्थी कोरे कागज की भांति होते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, मतलब ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया में भाग ले रहा होता है वो बचपन से ही, मतलब एज जब उसकी बर्थ होती है तभी से। तो सीखने की इसमें क्या दिया गया था, रैखिक होती है सीखने की प्रक्रिया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सर्पिल होती है, पेचदार होती है। तो मैंने आपको बताया ना उसका सीखने का कर्व इस तरह चलता है, तो वही सर्पिल उसी को बोलते हैं। तो ये भी सही है। फिर क्या है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यानी कि सभी अपने अपने आप में एक इंडिविजुअल है। तो ये बात भी सही है, मैंने अभी आपको बताया। तो प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं होता। यहाँ पे दिया गया था एक समान, तो यहाँ बता दिया गया कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। तो ये भी बात सही हो गई। यहाँ वाली बात को यहाँ पे फिर क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर क्या है, वह परिस्थिति से सीखने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देते हैं। यहाँ क्या है, उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे वही बात को गलत साबित कर दिया गया कि परिस्थिति के अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। तो सभी ऑप्शंस को यहाँ गलत करके जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो यही है, और यही सही होगा कि विद्यार्थी का सीखने का तरीका सबका अलग होता है। सभी क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं अपने में, और सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, तो अपने परिस्थिति के हिसाब से सभी अपने ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं हिंदी पे। अभी हिंदी में क्या दिया गया है क्वेश्चन, विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। पहला दिया गया, विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश से एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ने की प्रक्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। तो ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट परिभाषित कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं।
बिल्कुल गलत। निश्चित समय में नहीं, ये पूरे साल भर का क्या, नेक्स्ट ईयर का सभी काम, जितनी भी आपकी बच्चे की अचीवमेंट होती है, जितनी भी कमियां होती हैं, खामियां होती है, सारा कुछ उस पोर्टफोलियो में दर्शाया होता है। तो इस वजह से ये एक निश्चित समय का नहीं होता, ये काफी लंबे समय का एनालिसिस होता है। तीसरा क्या है, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिसमें विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। केवल विशिष्ट नहीं, सामान्य, विशिष्ट, कमियां, उपलब्धियां, सभी पे ध्यान हो, ये पोर्टफोलियो का काम होता है, ना कि केवल विशिष्ट पहलू पे ध्यान देना, जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। दिन प्रतिदिन मतलब डेली का जो उनका कार्य है, उनके उच्चतम सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे कार्य, और सारा कुछ एक ही मतलब समय में, एक टाइम पीरियड में जितना उन्होंने सब कुछ किया है, वो सारा कुछ सेलेक्ट करना और उसे एक फाइल में डिटेल रूप से डाल देना, वही पोर्टफोलियो है। तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो